नमस्कार, आप सभी का स्वागत भारत एट 7 में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आपको बताएंगे अलग अलग खबरों की क्या हैं आज की खास खबरें, लेकिन उससे पहले आइए सबसे नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रक्षा सहयोग समझौते को जल्द अंतिम रूप देंगे भारत और श्रीलंका। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की बैठक, दोनों देशों के बीच अहम समझौते। ईवीएम को कोसने वाली कांग्रेस और शिवसेना को उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दिया जवाब। चुनौती देते हुए कहा, डेमो देकर बताएं कि कैसे हैक होती है ईवीएम। राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला। कहा, कांग्रेस के नाम है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का रिकॉर्ड। पूर्व पीएम नेहरू के पत्र वापसी के मामले ने पकड़ा तूल। भाजपा ने पूछा, पत्रों में ऐसा क्या है जिसे छिपा रहा है गांधी परिवार। और संभल और बहराइच मामले पर विधानसभा में गरजे सीएम योगी। कहा, सपा के शासनकाल में राज्य में हुए 815 सांप्रदायिक दंगे। 2017 के बाद दंगों में आई 97 से 99% तक की कमी। और आइए सबसे पहले भारत एट 7 में बात करते हैं मध्य प्रदेश की। दरअसल नदी जोड़ों का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के छतरपुर से और पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का शिलान्यास 17 दिसंबर को जयपुर से करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। केन बेतवा लिंक परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना बदल देगी मध्य प्रदेश की तस्वीर। सूखे बुंदेलखंड की प्यास बुझाएगी केन बेतवा लिंक परियोजना। इस परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को होगी पेयजल की सुविधा। मध्य प्रदेश के कुल 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 2013 गांव होंगे लाभान्वित। 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सोलर विद्युत का होगा उत्पादन। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का शिलान्यास। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन ग्राम में बांध का निर्माण कर केन नदी के जल को 221 किलोमीटर लंबी लिंक कैनाल के द्वारा मार्ग में दोनों ओर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए अधिशेष जल को बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के कुल 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इससे छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, शिवपुरी, निवाड़ी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिलों के लगभग 2013 गांव लाभान्वित होंगे। परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी और 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सोलर विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ों का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 11 जिले हैं। 25 तारीख के दिन माननीय मोदी जी ने इसमें आने की स्वीकृति दी है। हमारे लिए दोपहर 1 बजे इसका बड़ा भव्य आयोजन छतरपुर जिले में किया जाएगा। वहीं 17 दिसंबर को पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इससे मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र में 6,13,520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त लगभग 60 साल पुरानी चंबल दाई मुख्य नहर एवं वितरण तंत्र प्रणाली के आधुनिकीकरण कार्य से भिंड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों के 1205 गांवों में 3,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों की मांग के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना से मध्य प्रदेश के गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, देवास, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों के 3,217 गांवों को लाभ भी मिलेगा। केन बेतवा और पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजनाएं केंद्र सरकार के साथ डबल इंजन सरकारों के अथक प्रयासों का परिणाम है। इन महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए बीते 20 सालों से निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।
इस वजह से ये परियोजनाएं अटक रही थीं, उसकी एक बड़ी वजह इन राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों का होना भी था। इस परियोजना से अगर केवल मध्य प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि चंबल को भी इसका अच्छा खासा लाभ होने वाला है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और मध्य प्रदेश के बाद बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की भी। जी हां, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए 2026 की डेडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की है, जिसे लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देखिए बस्तर से ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। नक्सलियों का नक्सलवाद से तौबा, लोन वराटू अभियान से प्रभावित नक्सली कर रहे हैं सरेंडर। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार की लोन वराटू स्कीम कर रही है काम। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान का दिख रहा है असर। लाल आतंक और हिंसा से तंग आकर सरेंडर कर रहे हैं नक्सली। लोन वराटू अभियान और आत्मसमर्पण से छत्तीसगढ़ में शांति और स्थिरता। एक वक्त था जब बस्तर की पहचान बम के धमाकों और बारूद के गंध से होती थी। बीते एक दशक से बस्तर के लोगों की जिंदगी नई करवट ले रही है। बस्तर विकास की राह पर चल पड़ा है। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक सुरक्षा बलों ने 257 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। अब तक 861 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 789 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के पुनर्वास के लिए नई नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और हिंसा के पीड़ितों को 15,000 घर देने जा रही है। साथ ही इनको कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। लोन वराटू अभियान के तहत लाल आतंक का रास्ता अख्तियार कर चुके नक्सलियों को सरेंडर करने का मौका दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने बेहतर प्रावधान किए हैं, जो उनके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी। अभी एक साल के अंदर 220 से ज़्यादा नक्सली मार गिराए हैं और 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों को मां दंतेश्वरी की भूमि में शांति में खलल नहीं डालने देंगे। जिन्होंने हथियार डाल दिया उनका स्वागत है। नक्सल हमलों से प्रभावितों के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 15,000 पीएम आवास दिए जा रहे हैं। अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए उनका स्वागत है और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल दो हाथ कर निपटेंगे। गौरतलब है कि सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा में फिर से शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए एक नई पुनर्वास नीति लेकर आई है। सरकार ने हाल ही में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सली हिंसा के पीड़ितों को 15,000 घर देने की घोषणा की है और उन्हें घोषणा प्रशिक्षण देकर 10,000 रुपए प्रति माह का वजीफा भी देगी। यहाँ बताते चलें कि इस साल 1500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है या गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए और नक्सलियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 2 योजना चलाई हैं, जिसके नियत निलार और लोल बराटू, जिन्होंने बस्तर की न सिर्फ तस्वीर बदली बल्कि माओवादियों की कमर भी तोड़ दी है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और भारत एट 7 में अब आइए बात कर लेते हैं बिहार की भी। दरअसल बीपीएससी परीक्षा में हुए बवाल को लेकर राजधानी पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बीपीएससी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब जांच में पता चला है कि पटना के बापू परीक्षा परिसर में कुछ उपद्रवी तत्वों ने सुनियोजित तरीके से व्यवस्था भंग कर परीक्षा रद्द कराने की साजिश की थी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बीपीएससी परीक्षा में बवाल, क्या साजिश थी? सीसीटीवी फुटेज में खुलासा। डीएम ने आयोग को सौंपी जांच रिपोर्ट। साजिशकर्ताओं की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमों का गठन। सीसीटीवी फुटेज में कुछ छात्र उपद्रव करते नजर आ रहे हैं। उपद्रव के मामले में 2 एफआईआर दर्ज। बिहार लोक सेवा आयोग ने 912 सेंटरों पे पूरे राज्य में परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें 911 सेंटर पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई थी, जबकि पटना के एक सेंटर पे असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर परीक्षा को रद्द कराने के लिए हंगामा कर दिया था और सेंटर से क्वेश्चन पेपर को परीक्षा के बीच में ही बाहर फेंक दिया था।
बीपीएससी 70वीं संयुक्त पीटी परीक्षा को रद्द कराने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। इस बात का खुलासा पटना जिलाधिकारी की रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सुनियोजित तरीके से व्यवस्था भंग करने की साजिश की गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए 2 एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साजिशकर्ताओं की पहचान और गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन भी किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि मामले में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले में डीएम की जांच रिपोर्ट आने के बाद आयोग ने भी बड़ा एक्शन लिया है। बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर केंद्र में हुए एग्जाम को रद्द कर दिया है। आयोग की तरफ से बताया गया है कि इस केंद्र पर परीक्षा की अगली तारीख जल्द ही जारी की जाएगी। आयोग ने केंद्र अधीक्षक की जांच रिपोर्ट और जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ा एक्शन लिया है। ये परीक्षा राज्य के 912 सेंटर पर आयोजित थी, जिसमें बापू परीक्षा परिसर पटना का एक जो सेंटर था वो भी एक सेंटर था। राज्य के 912 में से 911 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा का आयोजन किया गया और अभी तक किसी केंद्र से किसी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पटना जिला प्रशासन ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया जो कि पटना के बापू परीक्षा भवन का है। इस फुटेज में उपद्रवी तत्वों द्वारा पेपर लूटने और फाड़ने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस वीडियो में बदमाशों को प्रश्न पत्र बाहर भेजने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने ये परीक्षा रद्द करने का जो बड़ा फैसला लिया है वो केंद्र अधीक्षक की रिपोर्ट और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। इससे उन परीक्षार्थियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनको उपद्रवियों ने परीक्षा देने से रोक दिया था। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और भारत 7 में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत भारत 7 में। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इस वजह से इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है और यही वजह है कि व्यवस्था के पूरे इंतजाम अभी से कर दिए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे की ओर से भी महाकुंभ के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या किस तरह के इंतजाम है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। रेल महाकुंभ सेवा, रेलवे की ओर से महाकुंभ के लिए खास इंतजाम। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के लिए रेल सेवा ऐप जारी किया। ऐप का नाम है रेल महाकुंभ सेवा। ऐप के जरिए ट्रेन टिकट बुक करने के साथ ही महाकुंभ से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। रेलवे की ओर से महाकुंभ के लिए 50 शहरों से चलाई जा रही हैं स्पेशल ट्रेनें। IRCTC महाकुंभ के लिए चला रही है खास पैकेज। रेलवे की ओर से GRP के अतिरिक्त जवानों की तैनाती। GRP के जवानों को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग।
महाकुंभ 2025 की तैयारियां प्रयागराज में अंतिम चरण में है। त्रिवेणी संगम के किनारे महाकुंभ नगरी का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही साधु सन्यासी अखाड़े अपने लाव लश्कर के साथ मेला क्षेत्र में आकर पहुंचने लगे हैं। वहीं प्रयागराज शहर भी महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो रहा है। तो वहीं यहां आने वाले श्रद्धालुओं और आमजनों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा अहम फैसला किया है। भारतीय रेलवे महाकुंभ के लिए नई ऐप जारी कर रही है। इस ऐप का नाम है रेल महाकुंभ सेवा। इस ऐप के जरिए आप न सिर्फ अपनी ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे, बल्कि आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई जानकारी भी इसी ऐप के जरिए मिल जाएगी। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेल प्रशासन द्वारा सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शक्तिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के दौरान रेलवे द्वारा तीर्थयात्रियों के स्वागत और सुगम यात्रा के लिए विभिन्न स्तर पर तैयारियां की गई हैं। तो इस डिजिटलीकरण के दौर में हम लोगों ने कुंभ रेल सेवा ऐप 2025 ये लॉन्च किया है, जिसे कोई भी श्रद्धालु जो भी इस क्षेत्र में आ रहा है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। इसमें कुंभ से संबंधित और रेलवे से संबंधित लगभग सारी जानकारियां दे दी गई हैं। रेलवे की ओर से महाकुंभ के लिए 50 शहरों से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक रेलवे से हर दिन महाकुंभ 20 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। इसके अलावा महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को बिना रेलवे स्टेशन जाए जनरल कोच की टिकट मिल जाएगी। इसके लिए रेलवे की UTS ऐप को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जनवरी के महीने से महाकुंभ का आयोजन शुरू होगा। 13 जनवरी से शुरू होने वाला ये महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ के पर्व का हिंदू धर्म में काफी महत्व होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और भारत 7 में हम आपको बताएंगे म्यूजिक सिटी में कैसे बना विश्व रिकॉर्ड, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी। पेट्रोल खत्म, कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत भारत 7 में। और बात विश्व रिकॉर्ड की। जी हाँ, यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर में संगीत विरासत को सहेजे तानसेन संगीत शताब्दी समारोह में एक विश्व रिकॉर्ड बना। संवेद प्रस्तुति के माध्यम से स्वर सम्राट तानसेन को स्वरांजलि अर्पित की गई। वहीं देश भर से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कलाकारों का ग्वालियर में अब जमावड़ा लगा हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तानसेन महोत्सव। संगीत नगरी में स्वर सम्राट रचित रागों की गूंज। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई संगीत साधकों की प्रस्तुति। यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर में संगीत विरासत को सहेजने का अद्भुत प्रयास। संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में आयोजित शताब्दी समारोह। ग्वालियर संगीत सम्राट तानसेन की साधना स्थली और ख्याल गायकी का उद्गम स्थल रहा है। राजा मान सिंह तोमर से लेकर सिंधिया घराने तक संगीत की विरासत को सहेजने के यहाँ हर संभव प्रयास हुए हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संगीत सम्राट तानसेन के 100वें उत्सव के अवसर पर 9 शास्त्रीय वाद्यों क्रमशः वायलिन, हारमोनियम, सारंगी, बांसुरी, सरोद, संतूर, शहनाई, पखावज, तबले पर शास्त्रीय बैंड द्वारा दी गई प्रस्तुति के लिए कलाकारों का अभिवादन किया। सुरों की साधना को समर्पित समवेत प्रस्तुति में देश और प्रदेश के 546 कलाकारों ने 9 शास्त्रीय वाद्ययंत्रों का वादन एक साथ किया। यह प्रस्तुति तानसेन रचित 3 राग जिनमें मल्हार, मियाँ की तोड़ी एवं दरबारी कान्हड़ा में निबंध थी। इस प्रस्तुति का संयोजन सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार ने किया। समवेत प्रस्तुति में वाद्ययंत्रों के साथ ही गायन भी शामिल था। निरंतर 9 मिनट तक वाद्यों का वादन करने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रचा गया। विगत वर्ष संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में अपराजेय भारतीयता के विश्वगान राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन पर ताल दरबार ने मध्य प्रदेश के संगीत को एक वैश्विक पहचान दिलाई थी। वर्ष 1924 में सिंधिया राज्यकाल में शुरू हुए तानसेन समारोह का इस साल शताब्दी वर्ष है। ये वर्ष ग्वालियर के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ग्वालियर घराना संगीत में ख्याल शैली के लिए व्याख्यात है और इससे कई हमारे नवरत्न पूरे विश्व में पैदा हुए हैं और इसी ग्वालियर घराने को हम लोग आगे ले जाएं, यही हमारी कोशिश है। यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर में भारतीय शास्त्रीय संगीत का राग रंग प्रदर्शनी के माध्यम से एक नया आयाम देखने को मिला। इस पहल का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत को न केवल सुनने बल्कि देखने और महसूस करने का अनुभव देना है। राग रागिनियों को लेकर के अलग जो जितने भी राग हैं और जितने भी वो पुराने परंपरा से जो ट्रेडिशन चला आ रहा है तानसेन को लेकर के और घरानों को लेकर उस पर हम लोगों को पेंट करना है और सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तानसेन महोत्सव देश भर के संगीत प्रेमियों और कलाकारों को एक साथ लाने का मंच है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालनालय पुरातत्व के सहयोग से प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। तानसेन संगीत समारोह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। भारत ही नहीं बल्कि विश्व से इस समारोह में लोग आते हैं और जुड़ते हैं। जो लोग कला और संगीत के प्रेमी होते हैं वो इस समारोह में आकर भागीदारी बनते हैं। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज ग्वालियर। और आइए बात करते हैं राजस्थान की भी। जी हाँ, राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान के कई शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किए गए हैं। इसी दिशा में जैसलमेर में दुबई की तर्ज पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। क्या है समझौता और क्या कुछ इसके बाद बदलाव नजर आएगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में सुपर लग्जरी एडवेंचर रिसोर्ट की योजना बनाई जा रही है जो दुबई की तर्ज पर होगा। इस परियोजना का उद्देश्य जैसलमेर को पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना है और इसके लिए लगभग 10,000 एकड़ जमीन पर काम शुरू किया जाएगा। इस परियोजना से जैसलमेर में हर साल करीब 5 करोड़ टूरिस्ट को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान का जैसलमेर पर्यटन के क्षेत्र में काफी तरक्की कर रहा है। हालिया राइजिंग राजस्थान में हुए एक एमओयू में जैसलमेर में फरारी वर्ल्ड ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट को लेकर के एमओयू किया गया। इस एमओयू के तहत पर्यटकों की संख्या यहां पर न सिर्फ 50 लाख बल्कि 5 करोड़ तक पहुंच सकती है। धोरों की धरती पर बनाए जाने के लिए रिसोर्ट में एक शानदार फरारी वर्ल्ड ग्लोबल विलेज, होटल, मार्केट और एडवेंचर एक्टिविटी की सुविधाएं विकसित करने का प्लान है। इसके अलावा जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म हाउस भी तैयार किया जाएगा, जिसमें करीब 5 लाख खजूर के पेड़ लगाए जाएंगे। इस फार्म हाउस का क्षेत्रफल 9,000 एकड़ होगा और इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म बनाने की कवायद भी है। जैसलमेर में 55 लाख टूरिस्ट आते हैं एवरी ईयर। हमारे इस प्रोजेक्ट के आने से 5 से 7 करोड़ टूरिस्ट एवरी ईयर जैसलमेर को विजिट करेंगे, जिससे अपने राज्य की इनकम बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसे राजस्थान सरकार और जयपुर की एक निजी कंपनी द्वारा मिलकर लागू किया जाएगा, जिससे जैसलमेर को न सिर्फ एक पर्यटन स्थल बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गंतव्य बनाने में मदद मिलेगी। जैसलमेर में जल्द ही मिनी दुबई की तरह एक सुपर लग्जरी एडवेंचर रिसोर्ट तैयार होगा, जो इस रेगिस्तानी इलाके को पूरी दुनिया में एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान दिलाएगा।
हजारों के करोड़ों रुपए के MOU साइन किए गए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं खूड़ी की, सम की और महत्वपूर्ण बात करूं बॉर्डर टूरिज्म की। अगर ये तीनों MOU होते हैं धरातल में जब ये आते हैं तो आप सोचिए जैसलमेर में कितना जैसलमेर के टूरिस्ट बढ़ा हुआ मिलेगा और जैसलमेर को कितना रोजगार मिलेगा। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, नई सुविधाएं दी जा रही है, नई एडवेंचर एक्टिविटी को डेवलप किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जैसलमेर का पर्यटन कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ेगा। जिस निजी कंपनी की योजना को लेकर समझौता किया गया है वह पहले से ही बड़े स्तर पर खजूर फार्मिंग कर रही है। कंपनी के समझौते में इसी फार्मिंग को जिले में बढ़ावा देने का मकसद है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह प्रोजेक्ट मार्च 2025 में शुरू होगा और 2027 तक पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों की माने तो इससे करीब 2000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा, साथ ही राज्य की आय में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश गाधीज, DD न्यूज, जयपुर। तो फिलहाल के लिए भारत एट 7 में बस इतना ही। आगे देखिए पूरा सच। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।